हेलो बच्चों, होप यू ऑल आर सेफ एंड वेल टुडे एज वेल, है ना। तो बिना किसी देरी के आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, है ना। आज अपन पढ़ने वाले हैं अपना वो नया चैप्टर, दैट इज सेकंड चैप्टर, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। ओके, एक सेकेंड। क्या है अपने चैप्टर का नाम? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलो ये चैप्टर समझने से पहले मैं आपको बता देता हूँ ये चैप्टर क्या है ना। उसके बाद अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। चलो पहले एक चीज समझाता हूँ मैं आपको। दो इंग्लिश के वर्ड होते हैं। पहला है अपने पास में माइक्रो, ठीक है, और दूसरा है अपने पास में मैक्रो। बस एक ही फर्क है आई और ए का, लेकिन ये फर्क बहुत बड़ा फर्क है। इस वर्ड का मतलब होता है सबसे छोटा, जो छोटा चीज होता है ना, किसको भी छोटे चीजों के लिए अपन को पढ़ना होता है ना, किसी भी चीज को छोटा बताना होता है, तो उसके लिए अपन यूज करते हैं माइक्रो। क्या होता है ये? छोटा, यानी कि स्मॉल। जिस भी स्मॉल चीज, किसी को भी अपन को अगर दो चीजों में बांटना होगा ना कि एक चीज बड़ी है एक चीज छोटी है ना, तो उसके लिए अपन यूज करेंगे माइक्रो और मैक्रो। मैं समझाता हूँ आपको। जैसे कि ये मेरे पास है गाड़ी की चाबी, स्कूटी की चाबी, ठीक है ना। ज़्यादा अमीर नहीं है तो स्कूटी ही है हमारे पास, ठीक है। और ये है फोन, ठीक है। अब इन दोनों में से आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि कौन सी चीज़ बड़ी है और कौन सी चीज़ छोटी है। पैसों की बात नहीं कर रहा मैं उसमें, नॉर्मली अगर साइज के हिसाब से देखो, ये चीज़ छोटी है, मतलब जो अपनी गाड़ी की चाबी है ये छोटी है, ये जो मेरा फ़ोन है ये बड़ा है, ठीक है। अब इसके लिए अपन क्या यूज़ करेंगे? अगर मान लो कि दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, तो इसके लिए अपन यूज करेंगे माइक्रो। छोटा है, माइक्रो की बोल सकते हैं इसको, है ना। और ये बड़ा है तो इसको माइक्रोफोन बोल सकता है। समझ गए? हाँ, तो ये ऐसे वर्ड्स को यूज किया जाता है, माइक्रो मैक्रो। अभी अगर जब कंपेयर भी ऐसी चीजों में करते हैं जबकि दोनों चीजें सेम, समझ में आ रहा है? जैसे कि हाँ, ये दो बुक ले लेता हूँ मैं आपको। ये दो बुक दिख रही है आपको, है ना। तो मैं नहीं दिखूंगा आपको, लेकिन छोड़ो। ये जो दो बुक दिख रही है आपको, है ना, साफ साफ पता पड़ रहा है कि जो अपने पीछे आगे वाली बुक है ये छोटी है और पीछे वाली बुक बड़ी है ना। तो इन दोनों में से माइक्रो कौन सा होगा? तो छोटी वाली है इसको माइक्रो बुक बोलेंगे, और ये जो बड़ी वाली है इसको मैक्रो बुक बोलेंगे। समझ गए? ये दो वर्ड होते हैं। तो माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, और मैक्रो का मतलब होता है बिग। बिग मतलब इसके बड़ा, इससे बड़ा, माइक्रो से बड़ा। सब बिग नहीं, बहुत बड़े वर्ड के लिए अपन बिग यूज नहीं करेंगे, मैक्रो यूज नहीं करेंगे। अगर माइक्रो से कुछ बड़ा है तो उसको मैक्रो बोला जाएगा। तो इसमें क्या दे रखा है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिज्म, माइक्रो का मतलब छोटा, ऑर्गेनिज्म का मतलब हर जीवित वस्तु। तो ऐसी जीवित वस्तु जिसका साइज बहुत छोटा है उसे क्या कहा जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसी चीजें होती है जिसको अपन अपनी आंखों से देख नहीं सकते, जिसको देखने के लिए अपन को क्या यूज करना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप्स, या फिर ऐसे जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, ऐसी खतरनाक बहुत छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए यूज करते हैं, उनको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अभी माइक्रोब्स के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है? जैसे कि अपना बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को किसी ने देखा है रोड के बाहर चलते हुए? नहीं ना। अपना अमीबा, पैरामीशियम, और एक आता है माइक्रोब। ये माइक्रोब के बारे में अपन इस चैप्टर में ढंग से पढ़ेंगे। बाकी सब तो अपन जानते ही है, बैक्टीरिया के बारे में सब जानते हो, अमीबा के बारे में सब जानते हो, पैरामीशियम के बारे में सब जानते हो। माइक्रोब के बारे में अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का नाम देख के आप समझ गए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बता रखा है कि जो वो फ्रेंड है या फो है। फ्रेंड का मतलब आई थिंक सबको पता होगा, दोस्त की बात करते हैं। और फो का मतलब होता है अपना दुश्मन। कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो अपने लिए अच्छे हैं या दुश्मन है। तो मैं आपको बता देता हूँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने लिए बहुत अच्छे भी है और बहुत नुकसानदायक भी है, ठीक है। कैसे है इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर देते हैं। अपना येलो कलर तो अपना फेवरेट है नहीं। अपना फेवरेट कौन सा है? अपना फेवरेट है ब्लू। ब्लू से पढ़ेंगे अपन, है ना। तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, थोड़ा छोटा, number of organisms whether they are small or big can be observed easily with naked eyes। नेकेड आइज का मतलब अपनी ये जो आंखें है ना, अपन आंखों से जिसको देख सकते हो। तो इसमें लिखा है कि बहुत सारे, ए नंबर ऑफ मतलब बहुत सारे नंबर में ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, लेकिन उनको अपन अपनी आंखों से देख सकते हैं। देयर आर ऑल्सो अ नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म
दैट कैन नॉट बी सीन विथ द नेकेड आइज। और ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी जिनको अपन अपनी आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। दे कैन बी सीन ओनली व्हेन दे आर मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड वर्ड का मतलब सबको पता होगा, मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह अपन किस चीज के लिए यूज करते हैं, किसी भी छोटी चीज है उसको बड़ा करके देखने के लिए। तो मैग्नीफाइड का मतलब होता है उसको जूम करना, उसको बड़ा करके देखना, ठीक है। तो ये जो माइक्रो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनको अपन नेकेड आई से नहीं देख सकते, सिर्फ कब देख सकते हैं जब उनको मैग्नीफाई किया जाए, जब उनको बड़ा करके देखा जाए। द साइंटिस्ट हैव मेड यूज ऑफ माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व देम। साइंटिस्ट ने क्या बनाए हैं, माइक्रोस्कोप्स को यूज करते हैं उनको ऑब्जर्व, उनको देखने के लिए। माइक्रोस्कोप्स ऑफ डिफरेंट मैग्निफिकेशंस हैव बीन यूज्ड टू ऑब्जर्व द स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। सच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नॉन एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं, तो माइक्रोस्कोप भी बहुत सारे अलग अलग मैग्निफिकेशन से इनका मतलब है अलग अलग तरीके से उसको बड़ा करके देखना। एक आपने देखा छोटे छोटे वो आते हैं अपने पास में, जिससे शायद अभी तो आप लोग पबजी वबजी के अंदर बैठे, तो तुम लोग को शायद ढंग से पता नहीं होगा, लेकिन हमारे बचपन में क्या करते थे, अभी भी बचपन ही है, तो वो जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता था ना, उसको कागज पे रख के कागज को जलाते थे। तो उसमें क्या होता था कि देखो, अब जब सनलाइट आती है ना, नॉर्मली एक कागज पे जब सनलाइट पड़ती है तो वो छोटी सी होती है, बहुत कम सी आती है, लेकिन जब मैग्नीफाइंग ग्लास रख देते हैं ना बीच में, तो वो जो सूरज की किरणें होती है ना, वो मैग्नीफाई हो जाती है, बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से वो कागज पे जोर से पड़ती है और वो कागज जलने लग जाता है। तो ठीक है, ये जो जैसे वो छोटा होता है ना, फिर उसके लिए बड़ा सा हो जाता है, बड़ा जैसे माइक्रोस्कोप, ऐसे आप जानते हो माइक्रोस्कोप वगैरह क्या होती है ना। तो जिन छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए अपन माइक्रोस्कोप वगैरह का यूज करते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स, अभी मैंने आपको बताया इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही माइक्रोब्स कहा जाता है। The microorganisms that are too small to be seen with the naked eyes and can be seen only under a microscope. Microbiology is the branch that deals with the study of microorganism. Microbiology एक हिसाब से एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर अपन इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में ही पढ़ते हैं। आगे जब आप बड़े हो जाओगे ना, 12th के बाद ऐसे बहुत सारे स्ट्रीम्स आएगी जिसमें आपको पढ़ना लिखना पड़ेगा, तो उसमें एक बड़ा सा सब्जेक्ट होता है माइक्रोबायोलॉजी, जिसके अंदर अपन सिर्फ बैक्टीरियाज के बारे में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं, चलो मैं आपको पहले बता देता हूँ। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना अपनी बहुत सारी चीजों में काम आते हैं, जैसे बहुत सारी दवाइयाँ बनाने में, बहुत सारी चीजों से रेजिस्टेंस के लिए, और बहुत सारी चीज अपन को, बहुत सारी जो अपने फंगा या फिर एल्गी वगैरह होती है ना, जो अपने बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं ना, जिनसे अपन को बहुत सारा खाना मिलता है, तो उनको सपोर्ट भी करते हैं ये माइक्रोब्स बहुत सारी तरीकों से। वो सब अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट पढ़ते, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा है। Microorganisms play both useful and harmful role in our lives. They have role in the preparation of curd, bread, cake and alcohol. They have role in cleaning environment and preparation of medicines in increasing soil fertility. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने लिए ना बहुत दोनों तरीके से, यूजफुल और हार्मफुल तरीके से काम करते हैं। इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, ये अपन को मदद किस चीज से करते हैं, अपना जो कर्ड, अपना जो दही बनता है ना, उसके अंदर भी बैक्टीरियाज की वजह से, उनके अंदर माइक्रोब्स जो होते हैं ना, वो उस दूध को सड़ा के, उस दूध को फाड़ वाट के अपना दही बनाते हैं, ठीक है। तो एक जो कर्ड बनाते हैं ना, उसको बोलते हैं, उस बैक्टीरिया को बोलते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है। वो अभी पढ़ने लायक नहीं, लेकिन सुन लो, अच्छा लगेगा सुनने में। ब्रेड बनाने के लिए आपने ईस्ट वगैरह सुना होगा, है ना। ईस्ट जो होता है वो ब्रेड वगैरह बनाने में, केक बनाने में काफी मदद करता है। एल्कोहल जो होती है ना, वो भी माइक्रोब से बनती है, ठीक है। दे हैव अपने इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए बहुत जरूरी होती है। उसके अलावा अपनी जो सॉइल्स होती है ना, मैंने आपको पिछले चैप्टर में ढंग से बताया था कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो किसी चीज के ऊपर बैठ के सड़ा देते, उसको काट के पूरा पूरा सड़ा 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 के उसके अंदर से न्यूट्रिएंट सॉइल को प्रोवाइड कर देते, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, मतलब वो ज्यादा उपजाऊ बन जाता है, ज्यादा चीजें ढंग से उसमें उग सकते हैं ना, तो ऐसे मदद करता है। थोड़ा सा आगे देखते हैं। अगला आज अपना टॉपिक है काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। काइंड्स का मतलब होता है टाइप्स, एक हिसाब से टाइप्स की कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, तो वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं ना, सब बहुत सारे आपने सुने भी होंगे कौन से कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। मेजर काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड, सबसे बड़े बड़े जो होते हैं, सबसे पहला है बैक्टीरिया, सिंगुलर बैक्टीरियम, जो कि सिंगल सेल वाले होते हैं उनको बोलते हैं बैक्टीरिया। फंगाई, ऐसे फंगाई मतलब फंगस बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे फंगाई होते हैं, लेकिन उनके अंदर से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको अपन देख नहीं सकते ना, वो कैसे होते हैं,
जाते हैं, ये बीच में आ गया। माइक ऐसे होते हैं जो सिंगुलर होते हैं, जो सिंगुलर फंगस होते हैं ना, वो आते हैं अपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। तीसरा है प्रोटोजोवंस, चौथा है एल्गी, और पांचवा है वायरसेस। सिर्फ वो जो कि सिंगल सेलुलर हो, ठीक है ना, वो उन्हीं को गिना जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। चलो मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। सबसे पहला है अपने पास में बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में आप सबने सुना होगा। ये कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब जिनके अंदर सिंगल सेल हो पूरा। सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी इसमें बता रखे हैं सब सिंगुलर के बारे में बता रखे हैं, सिंगल सेल वाले बता रखे हैं, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपन को बहुत सारी चीजों से मदद करते हैं। जैसे ब्रेड वगैरह बनाने के लिए बैक्टीरिया को यूज किया जाता है, और भी बहुत सारी दवाइयाँ जो मेडिसिन होती है ना, बहुत सारी उनको बनाने के लिए अपन बैक्टीरिया को यूज करते हैं। अब इसी की तरह ये बैक्टीरिया जो होते हैं ना, बहुत हार्मफुल भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया है जो अपनी बॉडी में आके अपन को बीमारियां प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे टाइफाइड वगैरह होता है ना, ये सारी बैक्टीरियल बीमारियां होती है। अब फंगस जो होता है, ये फंगस भी अपन को बहुत सारी चीजों से, जब ब्रेड वगैरह बनाना होता है तो फंगस के अंदर जो ईस्ट वगैरह होते हैं ना, अपन उसको यूज करते हैं। प्रोटोजोन्स मतलब अपना अमीबा, पैरामीशियम, जो भी होते हैं ना, ये सब प्रोटोजोन्स में आते हैं। जिससे इनका फायदा है वैसे इनका नुकसान भी है। वैसा ही वैसा एल्गा है, और वायरसेस। वायरसेस के बारे में तो सब जानते हो, अभी कितना परेशान कर रखा है अपन को वायरसेस ने, है ना। कोरोना वायरस ऐसे आके बस ही गया पूरा अपना, मतलब 3-4 साल, मतलब 2 साल तो अपने वेस्ट कर दिया इसमें, ठीक है। और भी आगे कर रहे ना करे, तो ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, और ये सब बहुत सारी चीजों में मदद भी करते हैं। तो लेकिन वायरसेस के बारे में देख लेते हैं आज के लेक्चर में, फिर अपन वायरसेस इस लेक्चर को खत्म करते हैं। वायरसेस, अरे सॉरी, वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे छोटा कौन सा है? वायरस। दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Strictly speaking, they cannot be grouped along with living things and microorganisms. They lie on the borderline dividing the living things from the non-living things. देखो वायरसेस ना बहुत खतरनाक चीज होती है, ऐसी चीज होती है जिसको आज तक साइंटिस्ट लोग भी ढंग से नहीं समझ सके। देखो लिविंग, जो वायरस होता है ना, दो चीजें होती है अपन सब जानते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सांस लेते, जो कि अपना काम करते हैं, वो होते हैं लिविंग्स। जो कि काम वाम नहीं करते, जिन सांस वास नहीं ले सकते है ना, तो चल फिर नहीं सकते, वो होते हैं नॉन लिविंग्स, है ना। तो जो वायरसेस है ना, ये वायरसेस के बारे में आज तक साइंटिस्ट ये नहीं बता पाए हैं, या आज तक क्लासिफाई नहीं हो सका है कि जो वायरस होता है वो लिविंग होता है या नॉन लिविंग होता है। चलो मैं समझाता हूँ किस बेसिस पे होता है। देखो वायरसेस क्या होता है ना, एक बहुत ही क्रिटिकल टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनके अंदर क्या होता है, जब ये नॉर्मली किसी जगह पे होते हैं ना, तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, तभी जिंदा नहीं होते। इनकी बॉडी के अंदर कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता। मेटाबॉलिज्म सबको पता है कि बॉडी के अंदर जो भी काम करने होते हैं उसके लिए जो रिएक्शंस होती है उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब जब वायरसेस नॉर्मली किसी जगह पे पड़े रहते हैं ना, ये आपको शायद लेंसेज के अंदर से वो दिख रहा होगा ना, रिफ्लेक्शन, मैं कुछ कर नहीं सकता इसका, है ना। तो मतलब ये है कि जो वायरसेस होते हैं जब ऐसे पड़े रहते हैं ना, जब उनके अंदर कोई काम नहीं हो रहा होता है, तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, वो एक हिसाब से नॉन लिविंग माने जाते हैं। लेकिन जब उनके पास कोई होस्ट मिल जाती है, जैसे कि अपनी ह्यूमन की बॉडी के आसपास जब वायरस आ जाता है ना, तो अपनी बॉडी जो है ना, वो उसको एक तरीके से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से वो अपना मेटाबॉलिज्म चालू कर देते हैं और वो लिविंग बन जाते हैं। तो इस वजह से आज तक ये डिसाइड नहीं हो पाया है कि उन्हें लिविंग में रखे या नॉन लिविंग में रखे। तो ऐसे क्रिटिकली बहुत खतरनाक से, इतना मतलब कि जिसके बारे में आज तक साइंटिस्ट लोगों को पूरा समझ में नहीं आया कि वायरस असली में क्या होता है। ठीक है, तो वायरस ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है। दे लेक्स अ सेलुलर स्ट्रक्चर, अ नॉन लिविंग फीचर। इसके अंदर सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता। अगर सेल्स होती, सेल का फंक्शन करते, तो वो जीवित माने जाते, तो उसके अंदर ऐसा नहीं होता। बट कैन रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड सेल्स ऑफ होस्ट ऑर्गेनिजम्स, है ना। सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट ऑर्गेनिज्म मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे कि कोई सा भी जिंदा वस्तु है जिसके ऊपर जाके कोई भी लिविंग है, उसके ऊपर जाके वो चला जाता है, तो उसके अंदर जाके वो अपने आप को रिप्रोड्यूस, अपने आप को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो वायरसेस होते तो नॉन लिविंग है, जिनका अस्तित्व असली में नहीं होता, लेकिन जब उसको कोई होस्ट मिल जाता है जिसके ऊपर वो अपना जीवन बिता सकते हैं, उसके होस्ट के ऊपर आते में वो एक्टिव हो जाते हैं और लिविंग बन जाते हैं, अपने आप को रिप्रोड्यूस करने लग जाते हैं लगातार। कि ये होता है वायरसेस का। और समझेंगे इस चीज के बारे में अपन अगले लेक्चर में। आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं। सो टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू। आई होप आपको आंसर्स पहले फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स मिल गए। जितने मिले उतने ही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं करना। ओके बाय।